नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। पॉलीमर्स का लास्ट लेक्चर है, टॉपिक आप लोगों के सामने है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे यार, रबर्स पे यार। बहुत लोगों ने रबर्स को डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया है। तुम्हारी मिटाने वाली रबर, स्ट्रेचेबल बैंड, ये सारी चीजें हम लोग जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, वो आज देखेंगे कि एक्चुअल में रबर्स होते क्या हैं। तो आधे लोगों को तो ये आइडिया लग गया होगा कि यार पॉलीमर्स में पढ़ा रहा हूं तो रबर एक तरीके का क्या होगा आपका यार, पॉलीमर होगा। तो प्लीज, रबर वो सब्सटेंस होता है जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा था। रबर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। फोर्स लगाने से वो अपना शेप चेंज कर देंगी, बट जब फोर्स हटाया जाएगा तो वो वापस अपने शेप में आ जाएंगी। ठीक है, रबर्स को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो प्लीज ध्यान से देखना। रबर्स को दो तरीके से क्लासिफाई करूंगा। पहला है आप लोगों का यार नेचुरल रबर्स, और दूसरा है आपका सिंथेटिक रबर्स। हाँ जी यार, पहले तो अभी थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि नेचुरल रबर होता क्या है ना यार, कि नेचुरल रबर को हम लोग कहां देखते हैं। एक्चुअल में नेचुरल रबर जो है वो लेटेक्स से बनाया जाता है। लेटेक्स क्या होता है, जो आप लोगों की बाग से, पेड़ों से निकलता है ना, ये लेटेक्स, उससे बनाया जाता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेटेक्स। ठीक है ना, किससे बनाया जाता है, लेटेक्स से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब लेटेक्स में ही रबर एक तरीके से होता है कि जो आपके वो बाग से निकलता है ना, वो भी नेचुरली आपको ऑब्टेन होता है। लेटेक्स वो एक तरीके का रबर ही होता है, टैकी सब्सटेंस होता है, चिप होता है। अगर मैं केमिकली बात करूं कि यार केमिकली रबर होता क्या है, जो ये वो रबर की मैं बात कर रहा हूं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है। ठीक है, तो केमिकली जो आपका रबर आपको ऑब्टेन होता है लेटेक्स से, जो आप लोग रबर निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, नेचुरल रबर निकालते हो लेटेक्स से, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, या मैं बोलूं उसमें होता क्या है, वो आपका रबर सिस, ध्यान से सुन लेना, फिर बोल रहा हूं क्या होता है वो आपका रबर, सिस आइसोप्रीन होता है। दोबारा, क्या होता है वो आपका रबर यार, प्लीज ध्यान से देखना, सिस आइसोप्रीन होता है। सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, तो उसको लिख सकते हैं इट इज पॉली आइसोप्रीन या पॉली सिस आइसोप्रीन। मतलब सिस आइसोप्रीन की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जिससे आपका नेचुरल रबर बना होता है। तो नेचुरल रबर इज नथिंग बट पॉली आइसोप्रीन। अच्छा, अभी मैं पॉलीमराइजेशन करके दिखाऊंगा तो बात करूंगा कि यार पॉली आइसोप्रीन की आइसोप्रीन की जब मैं पॉलीमराइजेशन करता हूं, जब मैं आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करता हूं तो मेरे दो सब्सटेंस बनेंगे, एक सिस पॉली आइसोप्रीन और एक ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। समझो, इस चीज को कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो कि आपका जो नेचुरल रबर है वो लेटेक्स से बनाया जाता है, और लेटेक्स या मैं बोलूं जो रबर होता है दैट इज पॉली आइसोप्रीन। मतलब वो एक पॉलीमर होता है किसका, आइसोप्रीन का। और वो पॉलीमर की अगर मैं स्टीरियो बात करूं तो वो सिस फॉर्म होती है। तो करेक्टली अगर मैं ये चीज समझाना चाहूं, व्हाट इज नेचुरल रबर, सो द नेचुरल रबर इज नथिंग बट अ पॉलीमर। कैसा पॉलीमर, सिस पॉली आइसोप्रीन। अच्छा, मोनोमर क्या हो गया इसका यार, मोनोमर आपके सामने है भैया, पॉली हटा दो। मोनोमर क्या है आपके सामने, आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन क्या होता है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये 2-methyl buta 1,3 diene is your isoprene। दोबारा सुन लेना, ये आप लोगों का मोनोमर होता है नेचुरल रबर का। देखो, जो आपको नेचुरल रबर मिलती है नेचर से, वो एक पॉलीमर फॉर्म में मिलती है। वो पॉलीमर कैसा होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन का। अभी सिस और ट्रांस पे बात करेंगे। मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। ठीक है, मतलब जब आइसोप्रीन की नेचुरली पॉलीमराइजेशन होती होगी, जब आपकी पॉली आइसोप्रीन की नेचुरल पॉलीमराइजेशन होती है, तो वो दो तरीके से पॉसिबल है।
जब मैं इसकी स्टीरियो बात करूं, जब मैं इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूंगा तो एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। रबर में कौन सी फॉर्म निकल कर आती है? सिस फॉर्म निकल कर आती है। ठीक है, अब इसकी सिस और ट्रांस फॉर्म पे बात कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए दैट योर नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ सिस पॉलीआइसोप्रीन, मोनोमर इज आइसोप्रीन और 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन आपका मोनोमर हो गया। ठीक है, अब इस मोनोमर की क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसा पॉलीमर होता है रबर में। तो इस मोनोमर की मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा और पॉलीमराइजेशन करने के बाद मैं इसकी दोनों फॉर्म्स आपको दिखाऊंगा, सिस फॉर्म भी और ट्रांस फॉर्म भी। बट रबर जो नेचुरल रबर है दैट इज योर सिस फॉर्म। चलो ध्यान से देखना है। अभी तो आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो देखो यार, अभी सिंपल, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात नहीं करेंगे। सिंपल पहले क्या कैसे बनता है देखो यार, 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाइईन और यहाँ पे क्या लगा हुआ है यार, ठीक है ना। इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? n मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसकी क्या कराई मैंने? पॉलीमराइजेशन। अगर मैं केवल 2D में बात करूं, मैं कोई इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात नहीं करूंगा, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना यार। ये एक हाथ यहां खोलेगा, एक हाथ यहां खोलेगा, ऐसे ही तो खोलेगा डबल बॉन्ड, इसी पे तो एडिशन होगी ना यार। एक हाथ यहां खोलेगा, एक हाथ यहां खोलेगा, तो ध्यान से देखना क्या हुआ। इसने यहां पर हाथ खोला तो यहां पर क्या आ गया यार मेरा? CH2। ये डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड में। इस पे क्या लग गया यार मेरा? CH3। डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, ये दोनों एक एक हाथ मिलकर ऐसे यहां पे डबल बॉन्ड बना बैठे, तो यहां पर क्या हो गया? CH सिंगल बॉन्ड CH2। मतलब ये मेरी रबर की रिपीटिंग यूनिट होती है, ये मेरे रबर की रिपीटिंग यूनिट होती है। चाहे मेरा नेचुरल रबर हो सिस फॉर्म का, चाहे मेरा नेचुरल रबर हो ट्रांस फॉर्म का, चीज समझ लेना। ठीक है, रबर जो एक्चुअल में हम लोग रबर देखते हैं नेचुरल रबर, वो इसकी कौन सी फॉर्म होती है? सिस फॉर्म होती है। मतलब ये जो आपका एक रिपीटिंग यूनिट है, इसकी सिस फॉर्म की अरेंजमेंट होगी। दूसरा वाला होगा जिसको मैं नेचुरल रबर नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा गूटा पिचा। ध्यान से देखिएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा यार? गूटा पिचा। वो जो गूटा पिचा होती है दैट इज द ट्रांस फॉर्म। फर्क होता है दोनों में, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। एक्चुअल में जो आपकी नेचुरल रबर होती है उसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वेयरएज गूटा पिचा का आपका बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए गूटा पिचा आपकी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म की रबर है और आपकी जो नेचुरल रबर है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म या एमॉर्फस फॉर्म की रबर होती है यार। बहुत ज्यादा फर्क होता है। नेचुरल रबर ज्यादा स्टिकी, ज्यादा टैकी, ज्यादा इलास्टिक होती है क्योंकि कॉइल स्ट्रक्चर होता है। जो आपकी गूटा पिचा होती है, मतलब गूटा पिचा को मैं अगर मैं इसको आगे बोलूं, मतलब जब मैं इसके बार बार ये यूनिट बार बार रिपीट करता चलूं, मतलब इसके इधर भी ये यूनिट, इसके इधर भी ये यूनिट, तो इसका अरेंजमेंट आप लोगों को पता है ना यार। ये क्या बन गया आप लोगों का? एक डबल बॉन्ड हो गया ना। सिस फॉर्म में भी अरेंज कर सकता है अपने आप को, ट्रांसफॉर्म में भी अरेंज कर सकता है। तो सिस और ट्रांस, सिस पॉलीआइसोप्रीन आप लोगों की क्या बन जाती है? नेचुरल रबर। ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर नहीं होती। ध्यान से समझना, नेचर से हमें जो मिलता है वो ये मिलता है। ये मेरी एक तरीके से देखो यार, इसकी जो अरेंजमेंट है, अगर मैं स्टीरियो में बात करूं तो सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है। नेचर से हमें कौन सी मिलती है? सिस। ट्रांसफॉर्म is chemically synthesized in your laboratories। अच्छा, ट्रांसफॉर्म को हम लोग गूटा पिचा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, गूटा पिचा के नाम से जानते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है केमिकली? अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बात करूं तो इट इज ऑल्सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये वाली रबर स्टिकी होती है, टैकी होती है, ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैसा स्ट्रक्चर होता है अपना यार?
कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है यार आप लोगों का? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। अच्छा, किसी को अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो कि भैया सिस का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ट्रांस का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, हमें पूरा बना के दिखाओ। देखो थोड़ा सा बोर्ड मेरे लिए छोटा पड़ेगा अभी। अगर मैं इसको बना के आप लोगों को बहुत छोटा छोटा दिखाऊंगा तो शायद वीडियो में विजिबल नहीं होगा। मैं आप लोगों को इसका एक पिक्चर दे दूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्यों मैं इसका कॉइल स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, मैं क्यों इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। इसी सिमेट्रिक की वजह से ये एक आयोनिक, या आयोनिक नहीं बोलूंगा, सबसे अच्छा वर्ड है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म की रबर होती है, ठीक है। और ये मेरी कैसी फॉर्म की रबर होती है? अमॉर्फस फॉर्म की रबर होती है, ठीक है, जिसकी कोई फिक्स शेप, फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती, ठीक है। फिक्स शेप, फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती, कॉइल स्ट्रक्चर सा होता है। ये कैसा होता है यार मेरा? बिल्कुल फिक्स ज्योमेट्री होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी आप लोगों ने सॉलिड नहीं पढ़ा इसलिए आप इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे, बट हाँ अभी के लिए पॉइंट क्या है, कॉइल स्ट्रक्चर है, एमॉर्फस सॉलिड है, कोई बहुत ज्यादा फिक्स शेप, फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती, कोई रेगुलर कट नहीं होता। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा फिक्स शेप होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है और रेगुलर कट रहता है इसमें, ठीक है। इतनी सी चीज समझ आई। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन का मोनोमर, दोनों का मोनोमर आइसोप्रीन है। पॉलीमराइजेशन कराने जाओगे ये भी पॉलीआइसोप्रीन है, ये भी पॉलीआइसोप्रीन है, बट जो मेरी नेचुरल रबर ऑब्टेन होती है उसकी जो स्टीरियो होती है, जो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो सिस फॉर्म का होता है, दैट इज सिस पॉलीआइसोप्रीन। ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन को बूटा पिचा कहता हूं मैं। आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा यार। आगे चलता हूं, नेचुरल रबर्स का एक और टॉपिक आप लोगों को कराने जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिंथेटिक रबर्स पे चलूंगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा गया यार, हम लोगों ने ये चीज देखी कि जो आपकी नेचुरल रबर होती है ना यार, प्लीज ध्यान से देखना है, कौन सी रबर के बारे में बात कर रहा हूं यार मैं आप लोगों को यार, जो भी आपकी कौन सी रबर होती है, नेचुरल रबर होती है, तो बहुत ज्यादा टैकी होती है, चिपचिपी होती है। दूसरी चीज, आप उस रबर को ना यार 315 डिग्री, मतलब उसको अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी में यूज करना है तो उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। 283 से लेकर 315 केल्विन के टेम्परेचर के बीच में ही आप उस रबर का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा क्यों? हाई टेम्परेचर ले गए तो वो और ज्यादा चिपचिपी हो जाएगी, मोर टैकी, अजीब सी हो जाएगी, गिलगिली सी रबर हो जाएगी, ज्यादा टैकीनेस आ जाएगी। लो टेम्परेचर पर ले गए, मतलब इससे कम टेम्परेचर पर ले गए तो वो ब्रिटल, हार्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देगी। हाई टेम्परेचर पे अत्यंत इलास्टिक हो जाएगी, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाएगी। मतलब अगर आपको नेचुरल रबर जो हमारी लेटेक्स से मिलती है या मेरी जो सिंपल सिस पॉलीआइसोप्रीन होती है वो इसी टेम्परेचर के बीच इस्तेमाल करी जा सकती है। मतलब जो भी आप इससे बैंड्स वगैरह ये सब चीजें बनाना चाहते हो, हेयर बैंड्स वगैरह ये सारी चीजें आप लोग बनाना चाहते हो, तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है, यार अगर आपने देखा होगा जो आपके घर में काले काले कलर के बैंड्स आते हैं ना वो ज्यादातर लेटेक्स से ही बनाए होते हैं। तो देखते हो आपको जब गर्मी में वो पड़े रहते हैं तो बहुत चिपचिपे से हो जाते हैं, ठीक है ना यार। तो 283 से 315 केल्विन तक ही आप नेचुरल रबर को यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाकी होती है, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाती है। अब मैं ये क्या करना चाहता हूं, मैं नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को एनहांस करना चाहता हूं। ध्यान से समझ लेना, क्या करना चाहता हूं, नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को एनहांस करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करना है, मैंने रॉ रबर के साथ, ध्यान से देखना है प्लीज, मैंने क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करना चाहता हूं। मतलब जो इसकी हाई टेम्परेचर पे जाकर ओवर इलास्टिसिटी होती है या लो टेम्परेचर पे जाने के बाद ब्रिटलनेस हो जाती है, उसको एनहांस करना चाहता हूं। या मैं बोलूं मैं इस रबर को और ज्यादा अच्छे से यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करानी पड़ेगी, इसकी वल्कनाइजेशन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर्स। व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? ध्यान से देखना, मैं मेरी रॉ रबर लूंगा यार, पहले आपको ब्लूप्रिंट दे देता हूं। मैं क्या लूंगा यार, अपनी रॉ रबर जो मेरी सिस पॉलीआइसोप्रीन मिली, उसमें मैंने क्या डाल दिया यार, सल्फर डाला। टेम्परेचर कितना रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे
473 केल्विन। ध्यान से देख लो यार, मैं हट जाता हूं, टेम्परेचर नोट कर लेना, ठीक है? ध्यान से देख लिया टेम्परेचर यार, ओके। 473 नहीं, क्योंकि वो 315 तक जाती है ना यार, 315 तक जाती है, 283 से 315 जाती है, 373 से 425 केल्विन तक आप इसको रख सकते हो, ठीक है? कुछ बुक्स में इससे कम दिया हुआ है, पर ठीक है, 373 से 425 केल्विन तक आप इसको रख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, सल्फर रॉ रबर के बीच में क्रॉस लिंकिंग बना लेगा। मतलब अगर मैं रबर को ऐसे आप लोगों को आसान भाषा में समझाना चाहूं तो ये मेरा रबर क्या करेगा, ब्रिजिंग कर लेगा बीच में। मैं पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं बना के दिखाना चाहता, ठीक है? ब्रिजिंग भी कहां करता है, या तो रबर के डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पर ब्रिजिंग करता है या एलाइलिक सेंटर्स पे ब्रिजिंग करता है। ये पॉइंट लिख लेना कि जो सल्फर की ब्रिजिंग होती है वो दोनों जगह होती है, एलाइलिक सेंटर पर भी होती है और डबल बॉन्ड पर भी हो सकती है, ठीक है? तो सल्फर क्या करता है, दो लेयर्स के बीच में ब्रिजिंग कर लेता है या क्रॉस लिंकेजेस कर लेता है, ठीक है? इससे क्या होता है, आपका जो रबर होता है वो स्टिफ हो जाता है, वो ज्यादा टैकी नहीं रहता। दूसरी चीज, पहले अगर मैं नेचुरल रबर की बात करूं तो नेचुरल रबर बहुत आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या मैं बोलूं नेचुरल रबर की इतनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। नेचुरल रबर आप लोगों के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाते ही बहुत ज्यादा, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का उस पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होने लग जाता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उस पर जाकर उसको खराब करना शुरू कर देता है, अगर मैं आसान भाषा में बात करूं। जब आप नेचुरल रबर को सल्फर के साथ इस टेम्परेचर पे हीट करके ये वल्कनाइज्ड रबर यूज करोगे, वल्कनाइज्ड रबर क्या करती है, क्रॉस लिंकेजेस बना लेती है। कहां से, या तो एलाइलिक सेंटर से या फिर डबल बॉन्ड पर ही। इससे क्या होता है, आपकी रबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है, क्रॉस लिंक पॉलीमर बन गया ना यार, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई। दूसरी चीज, टैकीनेस कम हो गई, ज्यादा रेंज के लिए आप इस रबर को यूज कर सकते हो, ठीक है? और अगर मैं आपसे और आगे बात करूं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस पे अब उतना ज्यादा हार्म नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी। अच्छा, वल्कनाइजेशन का ये प्रोसेस, रॉ रबर प्लस सल्फर इतना टेम्परेचर क्या देता है आपको, वल्कनाइज्ड रबर, जो कि कुछ ऐसी नजर आती है, आसान सस्ती भाषा में अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी नजर आती है। ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर मुझे कैटलिस्ट डालना पड़े तो मैं जिंक की ऑक्साइड डालूंगा। ये छोटी छोटी चीज लिख लेना। व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, हीटिंग ऑफ रॉ रबर विद सल्फर एट 373 Kelvin to 425 Kelvin in the presence of zinc oxide to form vulcanized rubber, which has more enhanced property than your natural rubber. It is less oxidizable, no effect of या less effect of organic solvent, high tensile strength, less tackiness. तो आपकी जो रबर है वो इम्प्रोवाइज्ड रबर निकल कर आई, अच्छी रबर निकल कर आई ड्यू टू दिस वल्कनाइजेशन। पेपर में डालूंगा ही डालूंगा, फिर बोल रहा हूं व्हाट इज वल्कनाइज्ड रबर या हाउ वल्कनाइजेशन टेक्स प्लेस। एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है, नेम अ नॉन मेटल यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर्स यार, ठीक है? इतना पार्ट आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब एक दो एक्स्ट्रा बात आप लोगों को बताना मैं चाहूंगा, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले चलो आप लोगों को एक सवाल देता हूं, सबसे पहले रोक लेना वीडियो को, सवाल है आप लोगों के लिए। सबसे पहले कौन सी ऐसी कंपनी थी जो वल्कनाइज्ड रबर को यूज करती थी, मतलब सबसे पहले जो वल्कनाइजेशन का फंडा है वो किस कंपनी ने निकाला था? एक हिंट दे देता हूं, कंपनी फरीदाबाद में ही है, बहुत बड़ा प्लांट है और टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है? कंपनी का प्लांट फरीदाबाद में 1839 में ये कंपनी ने सबसे पहले वल्कनाइज्ड रबर को इंट्रोड्यूस करा था। अब डिपेंड करता है आप कैसी रबर्स को यूज करना चाहते हो, मतलब आप कितनी ज्यादा उसमें इलास्टिसिटी रखना चाहते हो, कितनी ज्यादा उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ रखना चाहते हो, इसकी डिपेंडेंसी पे हम लोग सल्फर की वल्कनाइजेशन करेंगे। जैसे 5% सल्फर की जो वल्कनाइजेशन होती है वो आपके टायर्स में यूज होती है, 20 से 25% इबोनाइट्स बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करोगे कि कितनी वल्कनाइज्ड रबर किस प्रोसेस में काम आती है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ने लगी तो मैं अच्छी अच्छी एनहांस रबर के साथ काम करना पड़ता है। चलो अब आगे चलते हैं, दैट इज योर सिंथेटिक
रबर। प्लीज ध्यान से देखना है, सिंथेटिक रबर। अब आप लोगों को पता है डिमांड बढ़ती चली जा रही है, अब हम रबर का बहुत ज्यादा यूज करने जा रहे हैं, तो हर चीजें हमारी नेचुरल रबर से सही नहीं होंगी, मतलब हर चीज में हम नेचुरल रबर यूज नहीं कर सकते। अब हमें क्या चाहिए होगा यार, आप लोगों का सिंथेटिक रबर्स चाहिए होंगे। अच्छा, सिंथेटिक रबर का जो बेस होता है, मतलब जो आपके रबर में मिलेगा ही मिलेगा, वो 1,3 ब्यूटाडाइन की चेन मिलेगी यार। मतलब या ये चेन एंड इसके डेरिवेटिव्स, मतलब कहने का मतलब है सिंथेटिक रबर में 1,3 ब्यूटाडाइन और उसके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। मैं डिफरेंट टाइप की सिंथेटिक रबर कराता चला जाऊंगा, तो आप लोग देखते चले जाना। ये वाली चेन तो आपको बेसिक चेन मिलने ही वाली है, ठीक है ना यार। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, कि आप लोगों की सिंथेटिक रबर क्या होती है। जो सबसे पहली और सबसे कॉमन सिंथेटिक रबर है, दैट इज योर पॉली आइसोब्यूटीन। क्या है यार आपकी सबसे पहली सिंथेटिक रबर? पॉली आइसोब्यूटीन। आई एम सॉरी। सबसे पहली जो रबर आप लोगों को मैं कराता हूं, ये नहीं कराऊंगा, जो सबसे पहली आप लोगों को रबर कराता हूं सिंथेटिक रबर, दैट इज योर सिस पॉली ब्यूटीन ब्यूटाडाइन। क्या है? सिस पॉली ब्यूटाडाइन, सिस पॉली ब्यूटाडाइन। अब ध्यान से देख लेना, इसका मोनोमर क्या होगा यार? मोनोमर है इसका सिस, इसकी ज्योमेट्री हो गई, पॉली हटा दूंगा, मोनोमर है ब्यूटाडाइन। और अच्छे से बताऊं तो ब्यूटा 1,3 ये ठीक है ना। इसके n मॉलिक्यूल्स ले लिए, पॉलीमराइजेशन कराई, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है? प्लीज ध्यान से देख लो, क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, पॉलीमराइजेशन कराई, हाथ खोलेगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये अपना हाथ यहां खोलेगा, ये अपना हाथ खोलेगा। मतलब जो डबल बॉन्ड था उसका एक बॉन्ड यहां पर आ गया CH2, यहां पर CH आधा आधा मिलाकर ऐसे समझ लो, यहां पे पूरा डबल बॉन्ड बन गया। अरे तरीका है याद करने का ये। और इसकी भी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए यार? सिस फॉर्म होनी चाहिए। अच्छा, इसकी पॉलीमराइजेशन में जीगर नटा कैटलिस्ट डलता है। अब जितने लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जीगर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है फिर बता देता हूं। ट्राइथाइल एल्युमिनियम प्लस TiCl4। अच्छा, ये होता है जीगर नाटा कैटलिस्ट। कुछ बुक्स TiCl4 की जगह TiCl3 भी यूज करेंगी, तो वो भी गलत नहीं है। मेनली जीगर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। छापो इसे फटाफट, जल्दी चलो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं यार। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सिस पॉली ब्यूटाडाइन आप लोगों का सीबीएसई में ज्यादा पूछा नहीं जाता। जो पूछा जाता है सीबीएसई में वो नेचुरल रबर का मोनोमर, दैट इज आइसोप्रीन, या फिर 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन पूछा जाता है, उसका यूज पूछा जाता है। कभी कभी एमसीक्यू में अगर बूटा पिचा के बारे में पूछ ले। सिंथेटिक रबर में जो सबसे पहला रबर आप लोगों को पूछा जाएगा वो ये होगा यार, बूना एस, ठीक है। स्टाइरीन ब्यूटाइलेटेड रबर, SBR भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्यूना एस, अब ध्यान से देखना इसके मोनोमर क्या होंगे। एस यहां पर स्टाइरीन के लिए यूज होता है, बताया ना मैंने इसको क्या, स्टाइरीन ब्यूटाइलेटेड रबर भी बोलते हैं, SBR से भी जाना जाता है। स्टाइरीन ब्यूटाइलेटेड रबर SBR से भी जाना जाता है। ये एस किसको जताएगा यार यहां पर? स्टाइरीन को। ब्यूना किसको बताएगा? ब्यूटा 1,3 डाइईन को। सिंपल। तो इसके मोनोमर्स क्या हो गए यार? ब्यूटा 1,3 डाइईन प्लस क्या लग गया यार आप लोगों का? स्टाइरीन।
ठीक है, अब चलिए बनाते हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन। दिस इज योर ब्यूटा 1,3 डाइईन। स्टाइरीन आधे से ज्यादा जनता भूल चुकी होगी। दिस इज योर स्टाइरीन। ठीक है, 1:3 के रेशियो में डलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। दोबारा सुन लो, फालतू की बात इसलिए बता रहा हूं कि ये पूछ लेता है कभी कभी, कितने रेशियो में डलता है यार? 1:3 के रेशियो में डलता है। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखना, जुड़ेगा कैसे। ये अपना हाथ यहां खोलेगा, ये अपना हाथ यहां खोलेगा, सेम ये अपना हाथ यहां खोलेगा, ये अपना हाथ यहां खोलेगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, एक हाथ अपना यहां खोलेगा, एक हाथ अपना यहां खोलेगा, ऐसे तो खोलेगा। ये डबल बॉन्ड ऐसे अपने आप को खोल रहा है, ये डबल बॉन्ड ऐसे खोल रहा है, ये डबल बॉन्ड ऐसे खोल रहा है। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहां पर क्या बचा, केवल CH2। ठीक है ना यार, यहां पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पहले डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। देखो ना, दो हाथ मिलकर एक पूरा हाथ बना देंगे, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां CH2 से क्या जुड़ जाएगा, CH के नीचे क्या लटक जाएगा यार आप लोगों का, फिनाइल की रिंग, CH2 प्लीज। ये एक आप लोगों का स्टाइरीन का बुना इसका मोनोमर है, मतलब एक रिपीटिंग यूनिट ये हो गई। मोनोमर्स क्या हो गए, ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन, मतलब ये वो ब्रिक हो गई वॉल की जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। प्लीज इसको छापिए ध्यान से। ठीक है, चलिए छाप लिया। अब इसके यूजेस बता देता हूं। जितने भी आपके वाटरप्रूफ कोट्स होते हैं, वाटरप्रूफ इनफैक्ट आपके जो होते हैं बूट्स होते हैं, कोट्स आप लोग पहनते हो वाटरप्रूफ, या फिर जो आपके टायर्स बनते हैं वो ज्यादातर इसी से बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अगली रबड़ पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज योर बूना N। ओहो, अब यहां तुम फंसे। बूना से तो तुम लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, बूना का जो पहला मोनोमर होगा ब्यूटा 1,3 डाइईन होगा, प्लस N जो है यहां पर, जैसे S वहां पर स्टाइरीन को दिखाता था, N यहां पर एक राइलो नाइट्राइल को दिखाता है। ठीक है ना, ब्यूटा 1,3 डाइईन और एक्रेलो नाइट्राइल को दिखाता है। अब ध्यान से देखना यार, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। एक्रेलोनाइट्राइल तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, कुछ नहीं, स्टाइरीन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ फिनाइल की रिंग की जगह, जैसे स्टाइरीन में यहाँ पे फिनाइल की रिंग होती है उसकी जगह CN लगा दो। इसकी भी पॉलीमराइजेशन, बट इसकी पॉलीमराइजेशन में कौन यूज होते हैं यार, पेरोक्साइड्स यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर वही कहानी, सेम कहानी, ये अपना हाथ यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो दो हाथ मिलकर पूरा हाथ। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये इससे जुड़ेगा, ये भी पूरा हाथ खोलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर CH, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, इसके भी N मोल्स, अगर इसके भी अपन N मोल्स लेते हैं। ठीक है, वहां पर रेशियो क्या डलता था, 1:3। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पॉलीमर है उसकी मैं खास बात बता देता हूं, ये ऑयल रेजिस्टेंट होता है, मतलब इस पे ऑयल का कोई एक्शन नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का कोई एक्शन नहीं होता, पेट्रोलियम वगैरह का इस पॉलीमर पे कोई एक्शन नहीं होता। तो जितने भी आपकी ऑयल की सील्स होती हैं, जितने भी आपके ऑयल में जो सीलिंग लगती है, ऑयल को सील करने के लिए जो सील्स यूज होती हैं, वो सारी मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस रबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और रबर है, दैट इज योर नियोप्रीन। ठीक है, दैट इज योर नियोप्रीन, प्लीज ध्यान से देखना है, दैट इज योर नियोप्रीन। अच्छा, इसका मोनोमर थोड़ा सा याद करने वाला है, इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। ये रबर आपका एक तरीके से नेचुरल रबर का सब्स्टिट्यूट तो इस्तेमाल हो सकती है, पर ये उससे अच्छी क्वालिटी की या बहुत सुपीरियर रबर मानी जाती है। नियोप्रीन नेचुरल रबर की तरह ही होती है, बट इसके लिए प्लीज मैं बोल देता हूं, ये नेचुरल रबर से ज्यादा सुपीरियर रबर होती है।
मोनोमर क्या है? क्लोरोप्रीन। बना देता हूं क्लोरोप्रीन, याद करने, आपको पता है सिंथेटिक रबर में बेसिक तो ये होगा ही होगा, बट जैसे नेचुरल रबर में यहाँ CH3 लटकता है, यहां पर क्या लटक रहा होगा यार? Cl। प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, याद करने जैसे मैंने याद करा हुआ है। नेचुरल रबर जैसी है तो पहले नेचुरल रबर में यहाँ CH3 होता है, CH3 का हटाकर Cl लगा दोगे तो क्लोरोप्रीन तो इसका मोनोमर हो गया, और रबर का नाम है नियोप्रीन। फिर वही वाली कहानी, आधा हाथ यहाँ पे, आधा हाथ यहाँ पे, आधा हाथ यहाँ पे, आधा हाथ यहाँ पर। ठीक है ना यार? एक और करा देता हूं, छाप लिया इसे यार प्लीज। एक रबर CBSE में नहीं है, जो रबर अब मैं कराने जा रहा हूं वो CBSE में नहीं है। थियोकोल रबर का नाम है, प्लीज। रबर का नाम क्या है यार? प्लीज, थियोकोल। रबर का नाम है थियोकोल। अब थियोकोल का मोनोमर बिल्कुल ही अलग मोनोमर्स हैं, तो प्लीज इसके मोनोमर याद कर लेना। 1,2 डाइक्लोरो इथेन प्लस, ध्यान से देख लेना, 1,2 डाइक्लोरो इथेन प्लस सोडियम सल्फाइड। ठीक है ना यार? Na2 सल्फाइड बोला है मैंने, ठीक है ना? डाइसोडियम सल्फाइड ले लो, डाइमर है एक तरीके से, डाइसोडियम सल्फाइड हो गया ना यार? ठीक है, चलो अब क्या हुआ ध्यान से देखना यार। कैटलिस्ट यूज हुआ MgOH होल ट्वाइस, ठीक है? दोनों Na चले गए, दोनों Cl चले गए, 2 NaCl तो बाहर निकल गया, ये बात तो पता है। देख लो, 2 Na चले गए, 2 Cl चले गए, तो आपका अगर मैं ये N मोल लेता और ये भी N मोल लेता तो मुझे 2 मोल 2N NaCl मिलता। 2 मोल मिले ना, प्लस रबर देखना क्या मिलेगी, यहां पे क्या बचा? CH2, साथ में CH2, स्ट्रक्चर यही है ना, दोनों साइड से Na होता, दोनों साइड से Na चला गया। प्लीज इसको छाप लो, हाथ जोड़कर विनती है, इसको छाप लो भाई, थियोकोल को छाप लिया। चलो अब आगे चलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, पॉलीमर्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्या है आपका? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से सेल्फ डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना यार? एग्जांपल दूं मैं आपके, जैसे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, और आपके कुछ अमीनो एसिड्स हो गए, वो भी ठीक है पॉलीमर्स की तरह रहते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल भी हो जाते हैं। सेल्यूलोज हो गया आप लोगों का यार, ठीक है? अब कुछ और ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो सिंथेटिक होते हैं, ठीक है? सबसे पहला PHBV, देख लो, अब इसकी फुल फॉर्म खोलूंगा बर्बाद हो जाओगे। पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये तो पॉलीमर का नाम है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब इसके मोनोमर देख लो, आधों को तो नाम ही खत्म हो गया होगा, है ना? साफ हो गए ना यार? तुम प्लीज ध्यान से देख लो, साफ हो गए नहीं हो गए? ठीक है, अब ध्यान से देख लो मोनोमर्स। 1,3 देख लिया क्या है? अच्छा दिख नहीं रहा, लो यार अब साफ दिख रहा है, ठीक है? अब ध्यान से देख लो, मोनोमर्स देखते हैं। 3
अच्छा 1 पहले गलती से लिख दिया ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, अभी दिखाता हूं मजा आएगा बड़ा, प्लस 3 ही हाइड्रोक्सी पे पेंटेनोइक एसिड। ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब बना के दिखा देता हूं कि पॉलीमर बनता कैसे है। ठीक है, चल रहा। अब 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है ना यार, 1 2 3 यहां पर OH लटक रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3। ठीक है, क्या कराऊंगा मैं इसकी पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना यार, ये एक तरीके का पॉलीएस्टर होता है क्योंकि अल्कोहल्स भी हैं और एसिड्स भी हैं। ध्यान से देखो यार, तो आपको बहुत अच्छे से पता है एसिड्स का तो OH जाएगा, अल्कोहल का क्या जाएगा, H जाएगा, पता है ना, और पानी निकलेगा। 2 मॉलिक्यूल इसके मतलब N मॉलिक्यूल इसका लूंगा, N मॉलिक्यूल उसका लूंगा, तो 2N मुझे क्या बाहर निकल कर आ जाएगा यार, H2O। और देखो बनेगा क्या पॉलीमर, ध्यान से देखना, यहां से कहां से चेन खाली हुई, O से कटा तो यहां से O के साथ कौन है यार मेरा, O के साथ कौन है CH, CH के साथ कौन है CH2, CH2 के साथ कौन है C डबल बॉन्ड O, और इस CH के साथ क्या लटक रहा है यार मेरा CH3। ठीक है, अब ये चेन यहां से किससे जुड़ेगी, यहां से टूटी, ये यहां से जाएगा ना, इसका OH और इसका H यहां से जुड़ा, O के साथ क्या है ये वाला C, ये वाले C के साथ ये वाला C, और ये वाले C के साथ C डबल बॉन्ड O, और जिस O के साथ ये वाला C जुड़ा है इस पे यहाँ पे क्या लटक रहा है CH2 और CH3। ठीक है ना यार, प्लीज ये आप लोगों का एक PHBV का पॉलीमर है। जितने भी आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं दवाइयों को पैक करने के लिए, या स्पेशल पैकेजिंग यूज होती है दवाइयों में, वो इसी की यूज होती है ताकि ये आसानी से बायोडिग्रेड हो जाए। ठीक है, एक पॉलीमर और करा देता हूं। ठीक है, दैट इज नॉट इन CBSE, ये तो CBSE में है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है ना, क्या है नायलॉन 2 जिसे वो एक पॉलीएस्टर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था, ये एक पॉलीअमाइड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आपको पता है ना नायलॉन्स पॉलीअमाइड्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए आइए, नायलॉन 2 नायलॉन 6 के जो मोनोमर्स हैं दैट इज योर ग्लिसरीन प्लस 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है ना, ध्यान से देखना, दिस इज योर ग्लाइसिन। ठीक है ना, ओ सॉरी ग्लिसरीन लिख दिया, दिस इज ग्लाइसिन, आई एम सो सॉरी, ग्लिसरीन नहीं है, ग्लिसरीन ज्यादा होता है, ग्लाइसिन लिखो। ठीक है, दिस इज योर ग्लाइसिन हैविंग 2 कार्बन, एक पे फंक्शनल ग्रुप आपका COH और NH2, एक तरीके का अमीनो एसिड है ये। ठीक है, एंड 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। होल 5, और यहां पे क्या आ जाएगा यार NH2, बहुत अच्छे से पता है, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, यहां से H जाएगा, यहां से H जाएगा, चिपका दो, C डबल बॉन्ड O, CH2 NH इसके साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 होल 5 ठीक है ना यार, ध्यान से देख लेना प्लीज। ऑलराइट, मानते हो नहीं मानते मेरी बात यार? ठीक है ये N, ये N, ये N, पानी निकलेगा। अच्छा
एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, लास्ट में भी हमने 2 टाइम्स वाटर निकाल दिया था, वो छोटी सी गड़बड़ है, वो पूरे 2 टाइम्स नहीं निकलेंगे। वो पूरा सवाल वही है कि 50 इसके लूंगा, 50 इसके लूंगा, तो पानी कितने निकलेगा यार, सेम। ठीक है, पानी निकलेगा, कितना पानी निकलेगा ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि लास्ट अभी तक मेरे को किसी ने पुराने वाले सवालों में से भी नहीं बताया कि कितना पानी निकलेगा। 10 इसके लूंगा 10 तो कितना पानी है, 50 इसके 50 तो कितना पानी। एक डेक्स्ट्रॉन नाम का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और जेई में पूछा गया था बहुत पहले। डेक्स्ट्रॉन का आप लोग मुझे सारा डिटेल बताओगे कि डेक्स्ट्रॉन होता क्या है। अच्छा, डेक्स्ट्रॉन का खास इस्तेमाल, डेक्स्ट्रॉन पे इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि डेक्स्ट्रॉन जो है, जितने भी आपके ऑपरेशन के बाद स्टिचेस होते हैं ना यार, उस डेक्स्ट्रॉन के होते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि डेक्स्ट्रॉन में क्या क्या होता है। ठीक है, सीबीएसई में वगैरह नहीं पूछता, ये आप लोगों की जनरल के लिए है। सीबीएसई वाला तो बहुत लिमिटेड पॉलीमर्स पूछता है, रबर्स में से भी क्या पूछेगा, नेचुरल रबर पूछेगा, सिस पॉली आइसोप्रीन, उसके बाद सिंथेटिक रबर में से भी गिने चुने 4 पूछता है, बूना एन, बूना एस, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन जो नियोप्रीन जिसका पॉलीमर बनता है। और इनफैक्ट सीबीएसई अगर पूछने जाएगा तो आपसे पीएचवी भी हार्डली और पूछ लेगा। बायोडिग्रेडेबल एक पॉलीमर तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 भी आप सीबीएसई में लिख सकते हैं। अच्छा, डेक्स्ट्रॉन मत लिखना सीबीएसई में डेक्स्ट्रॉन का जिक्र नहीं है। ठीक है, पॉलीमर्स खत्म होता है, पॉलीमर्स का असाइनमेंट आज मिल जाएगा। 2 सवाल आप लोगों को अभी भी छूटे हुए हैं कि एन इसके मैंने गलती क्या कर दी, मैंने ये लिख दिया 2n नहीं निकलते यार। ठीक है, सोचना इसमें कि कितना पानी निकलेगा, अगर n इसके लूंगा तो कितना पानी निकलेगा। वही सवाल है पुराना, कितने n वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। और दूसरा डेक्स्ट्रॉन के बारे में आप लोगों को पता। ठीक है, पॉलीमर्स खत्म होता है। फरीदाबाद और गुड़गांव की कॉमन सीरीज थी। अगली सीरीज गुड़गांव वालों के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स की शुरू होने वाली है। स्कूल की छुट्टियां तो हो गई ना बेटा। और जो फरीदाबाद वाले हैं उनके लिए केमिकल काइनेटिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, घर रहें, सेफ रहें, थैंक यू।